नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कर स्टडी आईक्यू में। आज हम 26 अगस्त 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे, जो आने वाले दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम और ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। पर आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के ऑल ऑफ फेम में शामिल किया गया? प्रश्न जैक्स कैलिस, जहीर अब्बास, लिसा स्टालेकर, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। दक्षिण अफ्रीका के महान ऑलराउंडर जैक्स कैलिस, पाकिस्तान के महान बल्लेबाज जहीर अब्बास और पुणे में जन्मी पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान लिसा स्टालेकर को एक वर्चुअल समारोह में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के ऑल ऑफ फेम में शामिल किया गया। जैक्स कैलिस के बारे में, कैलिस ने 1995 और 2014 के बीच कुल 166 टेस्ट, 328 वनडे और 25 T20 में दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व किया। कैलिस ऑल ऑफ फेम में शामिल होने वाले चौथे दक्षिण अफ्रीका खिलाड़ी हैं। जहीर अब्बास के बारे में, जहीर अब्बास ने पाकिस्तान के लिए 78 टेस्ट, 62 एक दिवसीय मैच खेले, जिनमें क्रमशः 5062 और 2572 रन बने। दोनों प्रारूप में उनका औसत 40 से अधिक रहा। अब्बास हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले छठे पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। लिसा स्टालेकर के बारे में, स्टालेकर ने 8 टेस्ट, 125 एक दिवसीय और 55 T20 में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया। स्टालेकर ऑस्ट्रेलिया की 27वीं और इस सूची में 9वीं महिला खिलाड़ी हैं, जिसमें उनके देश की 5 महिलाएं शामिल हैं। ICC के CEO हैं मनु साहनी और ICC का मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में, और ICC के अध्यक्ष हैं इमरान ख्वाजा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आयोग ने सीमेंस लिमिटेड द्वारा C&S इलेक्ट्रिक लिमिटेड के प्रस्तावित अधिग्रहण को अपनी मंजूरी दे दी है? प्रश्न वित्त आयोग, नीति आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने सीमेंस लिमिटेड द्वारा C&S इलेक्ट्रिक लिमिटेड के प्रस्तावित अधिग्रहण को अपनी मंजूरी दे दी है। सीमेंस लिमिटेड द्वारा C&S इलेक्ट्रिक लिमिटेड की शेयर पूंजी के 100% के प्रस्तावित संयोजन का अधिग्रहण किया गया है। सीमेंस इंडिया रेल के साथ साथ सड़क परिवहन के लिए स्मार्ट मोबिलिटी समाधानों की आपूर्ति करता है, जिसमें स्मार्ट शहरों के लिए बुनियादी ढांचा समाधान भी शामिल है। ये इमारतों और ऊर्जा वितरित प्रणालियों के लिए बुद्धिमान बुनियादी ढांचे के साथ बिजली उत्पादन और वितरण के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि C&S इलेक्ट्रिक लिमिटेड विद्युत स्विच गियर, विद्युत सुरक्षा और विद्युत वितरण उत्पादों की एक श्रेणी के निर्माण में लगी हुई है। यह विद्युत अनुबंधित व्यवसाय में भी शामिल है, जो औद्योगिक और वाणिज्यिक विद्युतीकरण, सबस्टेशन और बिजली संयंत्रों के लिए महत्वपूर्ण समाधान करता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार गुप्ता। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा अपने कारोबार का विलय करने की घोषणा की गई है? प्रश्न ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, भारतीय AXA जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, A एंड B दोनों। इसका सही आंसर है A एंड B दोनों। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी और भारतीय AXA जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा अपने कारोबार का विलय करने की घोषणा की गई है। इस विलय के बाद इस इकाई का वार्षिक प्रीमियम 16,447 करोड़ रुपए और बाजार में हिस्सेदारी लगभग 8.7% हो जाएगी। यह विलय व्यवस्था की योजना के जरिए होगा। करार के बारे में, ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी और भारतीय AXA जनरल इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक मंडल ने अपनी बैठकों में भारतीय AXA के गैर जीवन बीमा व्यवसाय के संचालन के लिए निश्चित समझौतों में प्रवेश करने की मंजूरी दी। एक बार करार पूरा हो जाने के बाद यह संयुक्त इकाई न्यू इंडिया इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के बाद जनरल इंश्योरेंस उद्योग में सबसे बड़ी निजी गैर जीवन बीमाकर्ता कंपनी के साथ साथ तीसरी सबसे बड़ी गैर जीवन बीमाकर्ता कंपनी बन जाएगी। भारतीय AXA के शेयरधारकों को जिस तिथि को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, उसके अनुसार भारतीय AXA के प्रत्येक 115 शेयरों के लिए ICICI लोम्बार्ड के 2 शेयर मिलेंगे। करार के तहत डिमजेर्ड कंपनी के शेयरधारकों को प्रत्येक 10 रुपये की संयुक्त इकाई के इक्विटी शेयर
आवंटित किए जाएंगे और एक्सा को 17.52 मिलियन शेयर प्राप्त करेगा जो 521 मिलियन यूरो का होगा। वर्तमान में प्रवर्तक आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड की आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में 51.89% हिस्सेदारी है और बाकी पब्लिक है। सौदे के बाद आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड की हिस्सेदारी घटकर 48.11 रह जाएगी। विलय के बाद भारतीय एंटरप्राइजेज या एक्सा को कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा और उन्हें सौदे के बाद संयुक्त इकाई में सार्वजनिक शेयरधारकों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। विलय के बाद भारतीय एंटरप्राइजेज और एक्सा दोनों गैर जीवन कारोबार से बाहर हो जाएंगे। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। इसके एमडी और सीईओ हैं संजीव श्रीनिवासन। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके एमडी और सीईओ हैं भार्गव दासगुप्ता। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में लिखी गई पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर के लेखक कौन है? हमारे ऑप्शन है शशांक मनोहर, चेतन भगत, प्रहलाद सिंह पटेल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है चेतन भगत। चेतन भगत द्वारा लिखित वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक का विमोचन 28 सितंबर 2020 को दुनिया भर में किया जाएगा। फिक्शन बुक एक अरेंज मैरिज की पृष्ठभूमि में एक मर्डर मिस्ट्री का चित्रण करती है। पुस्तक वेस्टलैंड पब्लिकेशन लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की जाएगी। यह लेखक की 9वीं नॉवेल और कुल मिलाकर 11वीं पुस्तक है। इससे पहले उनकी पुस्तक द गर्ल इन रूम 105 थी। पुस्तक का सार, वन अरेंज्ड मर्डर की पृष्ठभूमि एक मर्डर मिस्ट्री वेस्ट सेलिंग लेखक चेतन भगत की आने वाली फिक्शन बुक के सेंटर में होगी। पुस्तक में न केवल गहन सस्पेंस है बल्कि हास्य, प्रेम और भरोसेमंद भारतीय चरित्र भी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए हरित पथ नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? नितिन गडकरी, अमित शाह, डॉक्टर हर्षवर्धन में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है नितिन गडकरी ने। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए हरित पथ नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस पहल के तहत NHAI ने 21 जुलाई से 15 अगस्त 2020 के बीच राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के साथ 25 दिनों में 25 लाख से अधिक पौधे लगाए। हरित पथ ऐप के बारे में मंत्री ने भू टैगिंग और वेब आधारित GIS सक्षम निगरानी उपकरणों के माध्यम से वृक्षारोपण की निगरानी के लिए एक मोबाइल ऐप हरित पथ लॉन्च किया। GPS आधारित ऐप को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क और परिवहन मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा विकसित किया गया है। एप्लीकेशन सभी वृक्षारोपण परियोजनाओं के तहत प्रत्येक और हर संयंत्र के लिए अपने क्षेत्र इकाइयों में से प्रत्येक स्थान, विकास, प्रजातियों के विवरण, रखरखाव गतिविधियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों की निगरानी करने में मदद करता है। राष्ट्र को अपनी सेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में हरित भारत संकल्प शुरू किया है, जो देशव्यापी वृक्षारोपण अभियान है जो पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए NHAI की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा एक नई सुविधा ओपन API सर्विस शुरू की गई है ताकि लोगों, व्यवसायों और अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में लौटने के प्रयासों में मदद मिल सके? हमारा ऑप्शन IIT दिल्ली, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आरोग्य सेतु, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु द्वारा एक नई सुविधा ओपन API सर्विस शुरू की गई है ताकि लोगों, व्यवसायों और अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में लौटने के प्रयास में मदद मिल सके। नई लॉन्च की गई सेवा संगठनों को अपने कर्मचारियों के डेटा गोपनीयता का उल्लंघन किए बिना उनके स्वास्थ्य स्थिति के साथ साथ किसी अन्य आरोग्य सेतु उपयोगकर्ता के बारे में जानने में मदद मिलेगी। आरोग्य सेतु की ओपन API सेवा कोविड-19 संक्रमण के डर जोखिम को संबोधित करती है और संगठनों को आरोग्य सेतु की स्थिति को सत्यापित करने और इसे होम सुविधाओं से अपने विभिन्न कार्यों में एकीकृत करने में सक्षम बनाती है। इसलिए यह व्यवसायों और अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रहते हुए कार्य करना शुरू करने में मदद करेगा। यह सेवा उन संगठनों और व्यावसायिक संस्थानों के लिए उपलब्ध होगी जो भारत में 50 से अधिक कर्मचारियों के साथ पंजीकृत है।
वे वास्तविक समय में आरोग्य सेतु आवेदन को क्वेरी करने के लिए सेवा का उपयोग कर सकते हैं और अपने कर्मचारियों या किसी अन्य आरोग्य सेतु उपयोगकर्ता की स्वास्थ्य स्थिति प्राप्त करेंगे जिन्होंने संगठन के साथ अपनी स्वास्थ्य स्थिति साझा करने के लिए अपनी सहमति दी है। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा ज्वेलर्स के पंजीकरण और नवीनीकरण यानी रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूअल ऑफ ज्वेलर्स के एक ऑनलाइन प्रणाली को वर्चुअली शुरू किया गया है? हमारा प्रश्न, रामविलास पासवान, डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है रामविलास पासवान ने। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान द्वारा ज्वेलर्स के पंजीकरण और नवीनीकरण यानी रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूअल ऑफ ज्वेलर्स की एक ऑनलाइन प्रणाली को वर्चुअली शुरू किया गया है। मंत्री ने सेइंग और हॉलमार्किंग केंद्रों की मान्यता और नवीनीकरण की ऑनलाइन प्रणाली भी शुरू की है। इन प्रणालियों से ज्वेलर्स और उद्यमियों के लिए कारोबार करने में आसानी होने की उम्मीद है। जो ज्वेलर्स और उद्यमी जिन्होंने सेइंग और हॉलमार्किंग सेंटर स्थापित किए हैं या ऐसा करना चाहते हैं, वे भारतीय मानक वेब पोर्टल के माध्यम से इन नए लॉन्च किए गए ऑनलाइन सिस्टम पर एक्सेस कर सकते हैं। 1 जून 2021 से कीमती धातुओं की हॉलमार्किंग अनिवार्य हो जाएगी। जो ज्वेलर्स लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से फीस सहित आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकते हैं। ये पोर्टल उपभोक्ताओं को शुद्धता के साथ साथ सिद्ध गुणवत्ता के सोने के आभूषण की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया? प्रश्न, नितिन गडकरी, अर्जुन मुंडा, डॉक्टर हर्षवर्धन, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है अर्जुन मुंडा। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया है। शोरूम का उद्घाटन LIC वेस्टर्न जोनल ऑफिस फोर्स्ट के इंडियन ग्लोब चैम्बर्स में किया गया। ट्राइब्स इंडिया शोरूम आदिवासी लोगों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए ट्राइफेड जनजातीय मामलों के मंत्रालय की एक पहल है। ट्राइफेड द्वारा बिक्री को बढ़ावा देने और इन चुनौतीपूर्ण समय में जनजातीय आय बढ़ाने के लिए ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स भी लॉन्च किया गया है। यह एक मोबाइल वैन है जो पूरी तरह से वन धन, प्राकृतिक उत्पादन, अन्य आदिवासी उत्पादों सहित प्रतिरक्षा बूस्टर के साथ खड़ी है और इन उत्पादों को सीधे देश भर के 150 शहरों में ग्राहक के दरवाजे पर पहुंचाना है। वैन में विभिन्न प्रकार की प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले उत्पाद आते हैं जैसे जंगली शहद, जैविक हल्दी, आंवला, अदरक, काली मिर्च आदि। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने महिला सशक्तिकरण के प्रमुख उद्देश्य के लिए ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फीकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक औपचारिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? वर्षन, वित्त मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है पर्यटन मंत्रालय द्वारा। पर्यटन मंत्रालय ने महिला सशक्तिकरण के प्रमुख उद्देश्य के लिए ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फीकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक औपचारिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन FLOTAI व्यक्तिगत और आतिथ्य कौशल, एक अधिक लचीला कार्य संतुलन और बहुत कम पूंजी के साथ उद्यमिता के लिए अधिक विकल्पों को प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। तीनों के बीच साझेदारी का उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना और उन्हें भारत के पर्यटन कार्यबल का एक अभिन्न हिस्सा बनने में सक्षम बनाना है। यह राज्य पर्यटन विभागों और राज्य पर्यटन निगमों के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न की जा सकेगी, जिससे महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया जा सकेगा। यह पर्यटन उद्योग में महिलाओं के लिए स्थायी आजीविका के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य कर सकता है और उनके आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित कर सकता है। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया? प्रश्न, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है असम। असम में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। यह रोपवे कुल 1.8 किलोमीटर लंबा है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ता है। इस रोपवे का संचालन गुवाहाटी के कचहरी घाट से उत्तरी गुवाहाटी के डोल
गोविंदा मंदिर के बीच में किया जाएगा। अत्याधुनिक तकनीक से तैयार की गई नई रोपवे सेवा गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी के बीच यात्रा के समय को कम करेगी। इससे पर्यटन क्षेत्र को मजबूती मिलने की उम्मीद है, क्योंकि यह लोगों को गुवाहाटी शहर, शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र, मोरद्वीप पर उमानंद मंदिर सहित जैसे जगहों पर आसानी से पहुंचने में सक्षम बनाएगा। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और इसके राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल करेस्ट डे को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।